नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के दौरे के बाद अब से कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं ब्राजील। G20 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। महाराष्ट्र और झारखंड में आज थम जाएगा चुनावी प्रचार। प्रचार के अंतिम दिन भाजपा और अन्य सभी दलों ने दोनों राज्यों में झोंकी पूरी ताकत। महाराष्ट्र के नांदेड़ संसदीय सीट और उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीट समेत 4 राज्यों की 15 सीटों पर आज थमेगा चुनाव प्रचार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बाइडेन ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल के उपयोग को दी अनुमति। रूस ने यूक्रेन के पावर ग्रिड पर किया बड़ा हमला। और खेल की खबरों में महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल लाइनअप हुआ तय। सेमीफाइनल में भारत का सामना जापान से, वहीं चीन और मलेशिया होंगे आमने सामने। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के दौरे के बाद अब से कुछ ही देर में ब्राजील पहुंचेंगे। 2 दिन के ब्राजील दौरे पर प्रधानमंत्री रियो डी जेनेरियो में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री विभिन्न वैश्विक मुद्दों के बारे में भारत का दृष्टिकोण सबके सामने रखेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की कई नेताओं से मुलाकात होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होटल पहुंचने पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्वागत किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार टीम के प्रमुख आचार्य विश्वनाथ से खास बात की है हमारे सहयोगी असीम मिश्रा ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ब्राजील पहुंचेंगे G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए, और जब होटल पहुंचेंगे तो उनका स्वागत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया जाएगा। और वो वैदिक मंत्रोच्चार कोई और नहीं बल्कि विदेशी मूल के नागरिक, और मैं कहूं कि आचार्य विश्वनाथ करेंगे, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू डीडी न्यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी अबाउट योर जर्नी टू आचार्य। Yes. So before going to the study of Vedanta, I was on the stock market. I was in the army for 5 years. And suddenly my life went to a change when I was looking to a more meaningful way of living. Then yoga came, Vedanta came, and now I'm here 20 years after that. So which type of chanting your team will recite here? They will recite Vedic chants. They will start with prayers for Ganapati, then for Saraswati, Medha, Suktam. And then after that, a section of Taittiriya Upanishad called Avahanti Homa Mantra. तो आचार्य विश्वनाथ का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी किया था। यहाँ पे एक इनकी संस्था है विश्व विद्या नाम से, जो कि काफ़ी सारे लोगों को वैदिक जो चीज़ें हैं उनके बारे में बताया करते हैं, संस्कृत के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं, उन्हें बताते हैं। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये वो लोग हैं जिनको कि ये संस्कृत सीख रहे हैं और वैदिक चीज़ों को जानने की कोशिशों में लगे हुए हैं। कैमरामैन लोकनाथ के साथ असीम मिश्रा, डीडी न्यूज़, रियो, ब्राज़ील। और ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में इस साल G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इस सम्मेलन के दौरान दुनिया के कई राष्ट्र अध्यक्ष वहां मौजूद रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्राजील पहुंचेंगे। तो आइए जानते हैं G20 से जुड़ी सारी अहम बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है इस खास रिपोर्ट के जरिए। G20 अपने नाम से ही साफ है कि ये 20 देशों का एक समूह है। साल 1999 में जब एशिया में आर्थिक संकट आया था, तब तमाम देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों ने मिलकर एक फोरम बनाने की सोच, जहां पर ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मुद्दों पर चर्चा की जा सके। कुछ साल बाद 2007 में पूरी दुनिया पर आर्थिक मंदी का साया मंडरा रहा था। ऐसे में G20 के लेवल को और ऊपर उठाया गया। इसे वित्त मंत्रियों के लेवल से ऊपर उठाकर हेड ऑफ स्टेट के लेवल का बना दिया गया। यानी इस बैठक में अब तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेंगे।
इस तरह से G20 की पहली बैठक साल 2008 में अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई। अब तक इसकी कुल 18 बैठकें हो चुकी हैं। ब्राजील इसकी 19वीं बैठक की मेजबानी करने जा रहा है। वैसे तो इस ग्रुप का फोकस अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना रहा है, लेकिन वक्त के साथ इसका दायरा बढ़ता रहा। इसमें टिकाऊ विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोधी जैसे मुद्दे भी जुड़ते चले गए। इस ग्रुप की ताकत इसमें शामिल देशों के नाम जानने से ही पता लग जाती है। G20 ग्रुप में 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल है। इसके साथ इस ग्रुप का 20वां सदस्य यूरोपियन यूनियन है। वहीं अब पीएम मोदी की पहल पर अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया है। इस सम्मेलन के दौरान लिए गए फैसलों को मानने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती। ये आर्थिक रूप से ताकतवर देशों का एक ग्रुप है, इसलिए यहाँ लिए गए फैसलों से इंटरनेशनल ट्रेड काफी हद तक प्रभावित हो सकता है। इस बार G20 की थीम की बात की जाए तो वो है एक न्यायपूर्ण दुनिया और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण। वहीं मुद्दों की बात की जाए तो ब्राजील ने इस सम्मेलन के लिए 3 सूत्रीय एजेंडा घोषित किया है। पहला, भूख, गरीबी और असमानता से निपटना। दूसरा, सतत विकास के 3 आयामों आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पर ध्यान केंद्रित करना। और तीसरा, वैश्विक शासन में सुधार। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस शिखर सम्मेलन के जरिए निहित उद्देश्यों को हासिल कर पाने में सभी सदस्य देश कामयाब हो पाएंगे। असीम मिश्रा, डीडी न्यूज। और ब्राजील के ही रियो डी जेनेरियो शहर में आज और कल होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री के साथ दुनिया भर के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। ऐसे में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारे सहयोगी असीम मिश्रा ने इसका भी जायजा लिया है। आइए आपको दिखाते हैं। G20 का बहुत ही महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन 18 और 19 नवंबर को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में होने जा रहा है और इसके लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात यहाँ की सरकार की तरफ से किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से एक मॉक ड्रिल की स्थिति यहाँ पे है। यहाँ पे तमाम जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे ठीक बगल में आप बाईं तरफ देख सकते हैं यही वो वेन्यू है जहाँ पे कि 18 और 19 नवंबर को G20 का बहुत ही महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन होने जा रहा है और इसके लिए 9000 से ज्यादा सिक्योरिटी के पर्सनल यहाँ पे डिप्यूट किए गए हैं। न सिर्फ इनको बल्कि ब्राजीलियन आर्मी, ब्राजीलियन नेवी और ब्राजीलियन एयरफोर्स के लोग भी जो हैं वो भी चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखेंगे। और चूंकि यहाँ पे तमाम जो G20 में तमाम देश हैं और तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष होंगे वो यहाँ पे आएंगे और इनकी जो सुरक्षा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए तमाम जगहों पर जो सिक्योरिटी के पर्सनल है वो उनको डिप्यूट किया गया है, वो यहाँ पे मौजूद हैं और इस वक्त वो यहाँ पे वो देख रहे हैं तमाम चीजों को कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पे ना हो राष्ट्राध्यक्ष को, क्योंकि जो विदेशी मेहमान है वो यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन अब से कुछ ही दिनों के बाद यानी कि 18 और 19 नवंबर को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में होने जा रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण इस बार का ये शिखर सम्मेलन, क्योंकि जिन मुद्दों को भारत ने पिछले साल G20 शिखर सम्मेलन में छोड़ा था उनमें से 3 बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों को इस बार ब्राजील अपने शिखर सम्मेलन में उसको शामिल किया है। अब सबकी निगाहें होंगी कि इन तमाम बातों पर, जिन बातों को ब्राजील ने शामिल किया है, जिन बातों को भारत ने छोड़ा था, मसलन कि सतत विकास एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा, जो भूख और गरीबी के खिलाफ एक लड़ाई है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। और तीसरा, जो बहुपक्षीय संस्थान हैं, मसलन IMF की बात कर ले, वर्ल्ड बैंक की बात कर ले, इन तमाम बातों को इस पर कैसे सहमति बनती है, इनमें कैसे सुधार हो, इन तमाम बातों पर भारत ने भी जोर दिया था और ब्राजील भी अपने जो डॉक्यूमेंट्स में उसको शामिल करना चाह रहा है। अब देखना होगा कि कितनी सहमति इन तमाम बातों पर बन पाती है जब 18 और 19 नवंबर को तमाम जो G20 के देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो शामिल होंगे और इस पर चर्चा करेंगे। कैमरामैन अंकुर अरोड़ा के साथ असीम मिश्रा, डीडी न्यूज, रियो, ब्राजील। और वहीं रियो घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। भारत की तरफ से G20 के शेरपा अमिताभ कांत भी इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। उनसे भी बात की है हमारे संवाददाता असीम मिश्रा ने। G20 के शेरपा अमिताभ कांत एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत डीडी न्यूज में। और किस तरह की बातें, किस तरह के नेगोशिएशंस रियो घोषणा पत्र को लेकर और क्या कुछ बातें हुई हैं? अभी देखिए 36 घंटे की नॉन स्टॉप चर्चा चली है
और क्लाइमेट और जियोपॉलिटिक्स कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं आज के संदर्भ में, और बाकी सारे इश्यूज, हंगर हो, पावर्टी हो, ग्रोथ हो, ये सारी चर्चा हो चुकी है। क्लाइमेट और जियोपॉलिटिक्स पे चर्चा चल रही है, और मेरे विचार से क्लाइमेट पे हम लोग को बड़े रिस्पॉन्सिबली काम करना है, क्योंकि हाई लेवल प्रिंसिपल्स पे काम करना है, क्योंकि COP29 चल रही है बाकू में, और कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि वहां किसी तरह का जो बड़े जोर के डिटेल डेलिब्रेशंस चल रहे हैं उस पर न इम्पैक्ट हो। तो वही सोच के हम लोगों ने हाई लेवल प्रिंसिपल्स पे बात की है। और जियोपॉलिटिक्स, जब भारत की लीडर्स समिट हुई थी तो हम लोग 83 पैरे पे कंसेंसस पे आए थे और सारा कंसेंसस हुआ था। जियोपॉलिटिक्स पे भी कंसेंसस था, तब रशिया यूक्रेन का क्राइसिस था बड़े जोर का। अब मिडिल ईस्ट का भी एक कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें कई व्यूज हैं, करीब 12-13 घंटे उस पर चर्चा हो चुकी है। आज फिर चर्चा होगी। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम ब्राजील की मदद करें, क्योंकि हम ट्रोइका के मेंबर हैं। हम ब्राजील की मदद करें, वो एक इमर्जिंग ग्लोबल साउथ नेशन है हमारी तरह, और उनकी मदद करके कंसेंसस आए, यही कोशिश रहेगी हमारी। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में आतंकवाद पर, टेररिज्म पर भी बहुत साफ साफ बातें हुई थी और सबने उसकी भर्त्सना की थी। इस बार के घोषणा पत्र में बिल्कुल वो भी रहेगा। हमने कहा था कि वी कंडेम टू टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन, और टेररिज्म पर एक पूरा पैरा था, तो वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर रिफ्लेक्ट होगा यहाँ की। रूस यूक्रेन लास्ट ईयर और फिर वेस्ट एशिया, इस बार के घोषणा पत्र में क्या कुछ बातें? उस पर चर्चा चल रही है, अभी वो चलती रहेगी। मेरे ख्याल वो एंड तक चलेगी, क्योंकि कई व्यूज हैं उस पे। रशिया चाइना का एक व्यू है, G7 का एक और व्यू है, इमर्जिंग मार्केट्स का एक और व्यू है, तो वो चर्चा अभी डिटेल में चल रही है। बहुत सारी अहम बातें घोषणा पत्र में बातें चल रही हैं, किन बातों को घोषणा पत्र में शामिल किया जाए। कैमरामैन अंकुर के साथ असीम मिश्रा, DD न्यूज, रियो। और वहीं नाइजीरिया के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया। उन्होंने वहां के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने पिछले साल भारत की अध्यक्षता में नाइजीरिया को पहली बार अतिथि देश के रूप में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने पर खुशी जताई थी। प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से नाइजीरिया में आई बाढ़ के कारण हुई जानमाल की हानि पर भी संवेदना व्यक्त की है। इस सम्मान को विनम्रता और आदर भाव से स्वीकार करता हूं, और इस सम्मान को 140 करोड़ भारतवासियों और भारत नाइजीरिया की गहरी मित्रता को समर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया में वहां के राष्ट्रीय सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से नवाजे गए। पीएम मोदी क्वीन एलिजाबेथ के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी हस्ती हैं जिन्हें ये सम्मान मिला है। इससे पहले दोनों देशों के बीच कई अहम समझौता पत्रों का आदान प्रदान किया गया, जिनमें संस्कृति, कस्टम और सर्वे क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का प्रावधान है। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई, जिसमें रणनीतिक साझेदारी को उच्च प्राथमिकता पर रखा गया। नाइजीरिया के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को हम उच्च प्राथमिकता देते हैं। रक्षा, ऊर्जा, आर्थिक विषय, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एजुकेशन, कल्चर जैसे कई क्षेत्र ऐसे हैं हमारा सहयोग मजबूत है, और अनेक नई संभावनाएं भी हमारे इस संबंधों में जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में संबंधों के और भी अधिक फलने फूलने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद, पायरेसी और ड्रग्स की तस्करी के खिलाफ दोनों देश मिलकर काम करते रहेंगे। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी वार्ता से हमारे संबंधों में नया अध्याय जुड़ेगा।
और हम मिलकर वैश्विक स्तर पर ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को उजागर करते रहेंगे और हमारे संयुक्त प्रयासों से सफलता भी मिलेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति आवास पर भव्य स्वागत किया गया। उन्हें इस दौरान गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के निमंत्रण पर अपने 3 देशों की यात्रा की शुरुआत नाइजीरिया से की। ब्यूरो इनपुट के साथ विशाल बेरिस्टो और सुधाकर दास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुजा में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों की मित्रता और नाइजीरिया के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान को सराहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अफ्रीका के हितों और सरोकारों की आवाज उठाई है। पिछले 5 साल में ही हमने अफ्रीका में 18 नई एम्बेसी शुरू की है। बीते सालों में अफ्रीका की आवाज को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर उठाने के लिए भारत ने हर संभव प्रयास किया है। इसका एक शानदार उदाहरण तो आपने पिछले साल ही देखा है, जब भारत को पहली बार G20 की प्रेसिडेंसी मिली तो हमने अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए पूरा जोर लगा दिया और भारत को उसमें सफलता भी मिली। प्रधानमंत्री ने भारत की विकास यात्रा का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कंफर्ट जोन को छोड़कर नए रास्ते बनाना आज भारत का मिजाज बन चुका है। प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में हो रही प्रगति का भी उल्लेख किया है। 10 वर्ष में हमारा मोबाइल फोन एक्सपोर्ट 75 टाइम 75 गुना से अधिक हो गया है। इन्हीं 10 सालों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट ये करीब 30 गुना बढ़ गया है। आज हम दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नाइजीरिया में योग और हिंदी सहित भारतीय संस्कृति की बढ़ती लोकप्रियता को भी सराहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत नई रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के संकल्प को भी दोहराया। 10 सालों में भारत की इकोनॉमी का साइज 2 गुना हो गया है, डबल। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। याद रहेगा ना कितनी? और वो दिन दूर नहीं जब भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। प्रधानमंत्री ने नाइजीरिया में रह रहे भारतीय समुदाय को जनवरी में देश यात्रा के लिए आमंत्रित भी किया। अगले वर्ष जनवरी में भारत में अनेक उत्सव एक साथ आने वाले हैं। जनवरी महीने में हर वर्ष
हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं दिल्ली में, देश में। जनवरी महीने के दूसरे हफ्ते में प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जा रहा है। और इस बार ये प्रवासी भारतीय दिवस भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में उड़ीसा की धरती पर होने वाला है। इसमें पूरी दुनिया से आप जैसे साथी भारत में जुटने वाले हैं। अगले साल 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 45 दिन प्रयागराज में महाकुंभ भी होने जा रहा है। भारत आने की इतनी सारी वजह है, एक साथ है। एक बड़ा ही सुखद संयोग आपके लिए बना हुआ है। आप इस दौरान भारत आए, अपने बच्चों को भारत लाएं और जो नाइजीरियन दोस्त भी है उनको भी साथ लाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नाइजीरिया यात्रा का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर साझा किया। प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा के लिए नाइजीरिया को धन्यवाद दिया। साथ ही प्रधानमंत्री ने भारत नाइजीरिया मैत्री को अधिक मजबूत होने के लिए उम्मीद जताई। सेवेंटीन ईयर्स के बाद भारत के प्रधानमंत्री की ये यात्रा है। मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरे तीसरे टर्म मुझे प्रारंभ में ही नाइजीरिया आने का अवसर मिला है और आपके भव्य स्वागत का, मेजबानी का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी वार्ता से हमारे संबंधों में नया अध्याय जुड़ेगा और हम मिलकर वैश्विक स्तर पर ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को उजागर करते रहेंगे और हमारे संयुक्त प्रयासों से सफलता भी मिलेगी। मैं इस सम्मान को विनम्रता और आदर भाव से स्वीकार करता हूं और इस सम्मान को 140 करोड़ भारतवासियों और भारत नाइजीरिया की गहरी मित्रता को समर्पित करता हूं। भारत की प्रगति से आप खुश होते हैं और यहाँ आपकी प्रगति पर हर भारतवासी का सीना चौड़ा हो जाता है। चौड़ा होने के कितना होता है? मेरा तो 56 हो जाता है। वाइब करते कुछ अन्य खबरों का। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम प्रचार अभियान थम जाएगा। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में बुधवार को वोट डाले जाएंगे। प्रचार के अंतिम चरण में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। चुनावी गहमागहमी, बहसबाजी, आरोप प्रत्यारोपों का जो दौर है वो चरम पर है। महाराष्ट्र की प्रमुख लड़ाई महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच है। एमवीए में कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद गुट शामिल है, तो वहीं महायुति में भाजपा, शिवसेना शिंदे गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट शामिल है। महायुति की ओर से बीजेपी 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना शिंदे गुट वाली 81 सीटों पर, एनसीपी अजीत पवार वाली 59 सीटों पर और अन्य सहयोगी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। एमवीए से कांग्रेस 101 सीटों पर, शिवसेना उद्धव
95 एनसीपी और एसपी 86 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। अन्य सहयोगी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 20 तारीख को मतदान के बाद चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा महाराष्ट्र में आज ठाणे, सोलापुर और राजगढ़ में 3 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। जेपी नड्डा की पहली जनसभा ठाणे जिले में नवी मुंबई के बेलापुर में सुबह करीब 11:10 पर होनी है। इसके बाद सोलापुर जिले के अकलकोट में दोपहर 2 बजे रैली को संबोधित किया जाएगा। भाजपा अध्यक्ष की महाराष्ट्र में तीसरी और अंतिम रैली रायगढ़ के कर्जत में शाम करीब 4 बजे है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। यही मुंबई में 26-11 हुआ। यही यूपीए की सरकार डोजियर लेके फिरती रही पाकिस्तान के पास। अभी भी वो डोजियर पड़ा हुआ है। ये डोजियर लेके फिरते रहे, कसाब को बिरयानी खिलाते रहे, लेकिन अगर उरी में कोई घटना घटी तो 15 दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने करके दिखाया। अगर पुलवामा में घटना घटी तो 15 दिन के अंदर एयर स्ट्राइक करके दिखाया और बताया, और पाकिस्तान चूं तक नहीं कर सका, बोल तक नहीं सका। और यहां हमारे कांग्रेस के भाई प्रमाण मांगने लगे। प्रमाण आप देखो क्या क्या राजनीति हो गई है। यानी एनडीए का विरोध करते करते, मोदी जी का विरोध करते करते ये देश का विरोध करने लगे। इस तरीके की स्थिति आई। और अब बात करते हैं कस्बा पेठ की, जो कि 5वीं शताब्दी के दौरान स्थापित होने वाला पहला पेठ था और ये पुणे का सबसे पुराना इलाका है। इसे पुणे शहर का दिल भी कहा जाता है। कस्बा पेठ विधानसभा में महायुति और महाविकास आघाड़ी में दिलचस्प लड़ाई है। क्या है कस्बा पेठ का इतिहास, क्या है चुनावी फिजा, देखते हैं हमारे संवाददाता धीरज कुमार की इस रिपोर्ट के जरिए। शिवाजी से लेकर पेशवा की संस्कृति कस्बा की संस्कृति है। पुराने पुणे शहर में भी कस्बा की एक झलक थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की शासनकाल में यहां पर स्थापित किए गए कस्बाई गणपति की छाप और अपने कुल देवताओं की पूजा अर्चना होती थी। कालांतर में यही कस्बा पुणे शहर के विस्तृत रूप में विकसित हुआ। कहते हैं कि यहाँ के लाल महल शिवाजी महाराज के दौर का ठिकाना हुआ करता था। कस्बा पेठ जो है, कस्बा पेठ को एक इतिहास है, हिस्ट्री है, और चाहे शिवाजी महाराज हो, जीजाबाई हो या पेशवे हो, सबको लेकर यहाँ एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक एक महत्व कस्बा को है। तो ये असल में जैसे पुणे माना जाता था पहले, तो वो कस्बा ही है। कस्बा पेठ भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। 1995 से लेकर 2019 तक बीजेपी ने इस क्षेत्र को अभेद दुर्ग बनाकर रखा। 2023 में बीजेपी प्रत्याशी की मौत के बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी का दुर्ग टूट गया, जिसे एक बार फिर मजबूत बनाने के लिए बीजेपी ने हेमंत रासने को प्रत्याशी बनाकर उतारा है। पिछले 18 महीने में हमने 50,000 नागरिक तक उनकी समस्या समझा के ली और वो सुलझाने की कोशिश की। हमारे प्रयास को ज़्यादा बेहतर यश हमको मिला। इससे जनता का विश्वास हमने अच्छी तरह संपादित किया और इस चुनाव में हम जरूर जीतेंगे जनता के आशीर्वाद से। पहली बार 2023 के उपचुनाव में मिली जीत से कांग्रेस के हौसले बुलंद है। कांग्रेस के रविंद्र धांगेकर एक बार फिर उपचुनाव के प्रदर्शन को दोहराकर भाजपा के 25 साल पुराने गढ़ में सिंध लगाने की जुगत में है। ये जनता का गढ़ है। गए पोर्ट चुनाव में जनता ने मेरे को चुन के दिया। इसी वजह से मैंने 1.5 साल जनता की सेवा कर रही है। इसके बाद से जनता मेरे को चुन के देंगे। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि इस बार की कस्बा पेठ की लड़ाई 2023 के उपचुनाव से जुदा है। ये 1995 से बीजेपी के गिरीश बापट की विरासत की सीट थी। लोकमान्य तिलक के घराने की बारिश मुक्ता तिलक की असामयिक निधन के बाद ये खाली हुई सीट थी। ये कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने की लड़ाई वाली सीट थी, लेकिन इस बार की फिजा अलग है। आज मुझे ऐसा लगता है कि आज दंगेकर को अपर एज है, दंगेकर को एडवांटेज है, फिर भी उतना आसानी से मैं नहीं कर पाऊंगा जो मैं बाय इलेक्शन के समय कह सकता था। हेमंत रासने जी ने पराभव के बाद जिस ढंग से अपना कनेक्ट बढ़ाया, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे बीजेपी ने ही महाराष्ट्र में जो भी कुछ गलतियां की थी
लोकसभा में या पहले, तो दोहराई नहीं है, वो दुरुस्त की है। कस्बा पेठ में महायुति और महाविकास अघाड़ी की सीधी लड़ाई है। अब देखना होगा कि बीजेपी 2023 के उपचुनाव में हुई हार का बदला लेगी या कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी के अभेद किले को तोड़ने में कामयाब होती है। कस्बा पेठ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सामने अपनी अपनी चुनौती है। कांग्रेस को 2023 में उपचुनाव में मिली जीत को दोहराने की चुनौती है, तो बीजेपी को अपने पुराने गढ़ को बचाने की चुनौती है। अब देखना है जनता क्या निर्णय लेती है। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, कस्बा पेठ। और आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के दौरे के बाद अब से कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं ब्राजील। G20 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। महाराष्ट्र और झारखंड में आज थम जाएगा चुनावी प्रचार। प्रचार के अंतिम दिन भाजपा और अन्य सभी दलों ने दोनों राज्यों में झोंकी पूरी ताकत। महाराष्ट्र की नांदेड़ संसदीय सीट और उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीट समेत 4 राज्यों की 15 सीटों पर आज थमेगा चुनावी प्रचार। बाइडेन ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल के उपयोग के लिए दी अनुमति। रूस ने यूक्रेन के पावर ग्रिड पर किया बड़ा हमला। महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल लाइनअप हुआ तय। सेमीफाइनल में भारत का सामना जापान से, वहीं चीन और मलेशिया आमने सामने। और अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज शाम प्रचार अभियान थम जाएगा। झारखंड के दूसरे चरण के लिए 38 सीटों पर बुधवार को मतदान होगा। सभी पार्टियां आखिरी चरण का प्रचार खत्म होने से पहले पूरी ताकत से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 20 नवंबर को जिन 38 सीटों पर वोटिंग होगी, उनमें 28 सीटों पर एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। इस चरण में जिन दिग्गजों की किस्मत दांव पर है, उनमें हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, बसंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, अमर बाउरी, सीता सोरेन, सुदेश महतो जैसे बड़े नेताओं के नाम है। 20 नवंबर को मतदान के बाद 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। झारखंड में गिरिडीह के डुमरी विधानसभा सीट से अब JLKM के जयराम महतो उतर रहे हैं। महतो की दावेदारी से चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय बनता जा रहा है। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस गढ़ को बचाने की जिम्मेदारी सौंपी है बेबी देवी को, वहीं दूसरी तरफ आजसू पार्टी की उम्मीदवार यशोदा देवी की भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस किले को ध्वस्त करने के लिए बहा रही हैं पसीना। देखिए रिपोर्ट। गिरिडीह और बोकारो जिले में फैले डुमरी का चुनावी संग्राम इस बार दिलचस्प होने जा रहा है। इस सीट पर JLKM नेता जयराम महतो के चुनावी रण क्षेत्र में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। झामुमो के इस मजबूत किले को बचाने की जिम्मेदारी इस बार पार्टी ने बेबी देवी को सौंपी है, जो राज्य सरकार की मंत्री भी हैं। दिक्कत था तो वही खातिर हम लोग रखे हैं बात, तो हम लोग अच्छा किए, गरीब के लिए सहयोग किए। भाजपा ने यह सीट अपने एनडीए सहयोगी आजसू पार्टी के लिए छोड़ी है। यहां से आजसू पार्टी की यशोदा देवी भी पूरे दमखम के साथ चुनावी समर में मौजूद हैं। हमारे यहाँ एक अच्छा स्कूल नहीं है, हमारे यहाँ अच्छा स्वास्थ्य हॉस्पिटल नहीं है, ना मेरे यहाँ कोई ऐसा साधन है बेरोजगार को रोजगार देने के लिए। लेकिन इन प्रत्याशियों के लिए JLKM नेता जयराम महतो के मैदान में उतरने से मुसीबत खड़ी हो गई है। जयराम महतो की चर्चा अधिक इसलिए हो रही है क्योंकि इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कर सभी के माथे पर पसीना ला दिया था। दौर होता है और हमें लगता है कि अब नए युवाओं का दौर है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज ये हुजूम, ये आशीर्वाद, ये जन सैलाब हमारे साथ एक साधारण युवा के साथ नहीं पहुंचता। ये तो हुई नेताओं की बात। अब जानते हैं डुमरी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की राय, जहां गरीबी और बेरोजगारी बड़ी समस्या है। क्षेत्र के वोटर अब इलाके का सर्वांगीण विकास चाहते हैं। डुमरी में कोई भी रोजगार का साधन नहीं है, कोई भी बड़ी फैक्ट्री या मिल नहीं है, जिसके कारण लोगों को
बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता काम करने जाना पड़ता है। आधा जीवन में वही निकाल देते हैं, फिर वापस आते हैं। कुर्मी और महतो बाहुल्य डुमरी विधानसभा में कुल 3,15,979 मतदाता हैं, जो 373 बूथों पर 20 नवंबर को मतदान कर अपने लिए विधायक का चुनाव करेंगे। डुमरी विधानसभा में कुल 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जो 24 की जंग को जीतकर विधानसभा का टिकट कटाना चाहते हैं। डुमरी में पुराने टाइगर की विरासत और नए टाइगर के पदार्पण की लड़ाई में यशोदा देवी की मौजूदगी क्या गुल खिलाएगी, इस पर सबकी नजर है। दूरदर्शन समाचार के लिए रमेश प्रभाकर के साथ मैं दिवाकर कुमार। और वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ संसदीय सीट पर होने वाले उपचुनाव और 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज शाम प्रचार थम जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश की 9 सीट, पंजाब की 4, केरल और उत्तराखंड की 1-1 सीट शामिल है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों में कानपुर की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, मैनपुरी की करहल, मिर्जापुर की मंझवा, अंबेडकर नगर की कटहरी, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर, मुरादाबाद की कुंदर की और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट शामिल हैं। वहीं पंजाब की 4 सीटों में बरनाला, डेरा बाबा नानक, चबेवाल, गिदड़बाहा शामिल हैं। वहीं केरल की पालाकाड़ और उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज शाम प्रचार थम जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अधिकारियों के साथ मणिपुर की सुरक्षा स्थिति पर समीक्षा हुई है। वहीं आज एक बार फिर इस मुद्दे पर विस्तृत बैठक की जाएगी। आपको बताएं कि पिछले कुछ दिनों से मणिपुर में सुरक्षा व्यवस्था नाजुक बनी हुई है। और वहीं मणिपुर में नेशनल पीपल्स पार्टी के एन बीरेंद्र सिंह की अगुवाई वाली भाजपा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखे पत्र में एनसीपी प्रमुख और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरॉड के संगमा ने लिखा कि बीरेंद्र सिंह की सरकार मणिपुर में संकट के हल को करने और हिंसा को रोकने में विफल रही। इसलिए वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए नेशनल पीपल्स पार्टी ने मणिपुर राज्य में बीरेंद्र सिंह की अगुवाई वाली सरकार से अपना समर्थन तत्काल प्रभाव से वापस लेने का निर्णय लिया। मणिपुर में एनपीपी के 7 विधायक हैं, हालांकि अभी भी राज्य में भाजपा सरकार बनी रहेगी। 60 सदस्यीय मणिपुर विधानसभा में बीजेपी के पास अभी भी बहुमत है। भाजपा के पास फिलहाल 37 सीटें हैं, जो बहुमत के लिए 31 से अधिक है। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में एयर पॉल्यूशन की गंभीर स्थिति ने लोगों की हालत खराब कर रखी है। हालत की अगर बात की जाए तो दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है यानी AQI वो पिछले कुछ दिनों से लगातार 400 के ऊपर बना हुआ है। हालात की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आज से ग्रैप 4 को लागू करने का निर्णय लिया। आपको बताएं कि ग्रैप 4 तब शुरू होता है जब AQI 450 से अधिक हो। ग्रैप 4 प्रतिबंध के अंतर्गत दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि आवश्यक सेवाओं में लगे ट्रकों को छूट है। दिल्ली NCR में ग्रैप 4 लागू होने के बाद जरूरी सेवाओं CNG इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर अन्य सभी ट्रकों की एंट्री पर रोक है। दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल 4 और उससे कम क्षमता वाले डीजल से चलने वाले MGV वाहन, भारी माल वाहन के चलने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। वहीं दिल्ली में 10वीं और 12वीं कक्षा को छोड़कर बाकी सभी क्लासेस ऑनलाइन होंगी। सरकारी और प्राइवेट ऑफिस 50% क्षमता के साथ चल सकते हैं। ऑफिस अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम का फैसला ले सकते हैं। सरकार कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद कर सकती है। इसके अलावा गैर आपातकालीन व्यावसायिक गतिविधियों को बंद भी किया जा सकता है। राज्य सरकारें प्रदूषण को देखते हुए सड़कों पर इवन ऑड के आधार पर निजी वाहनों के संचालन पर निर्णय ले सकती है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी, दूरदर्शन समाचार के पूर्व महानिदेशक SM खान अब हमारे बीच नहीं रहे। दिल्ली के एक निजी अस्पताल के ICU में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने रविवार को अंतिम सांस ली। 15 जून 1957 को उत्तर प्रदेश के खुर्जा में उनका जन्म हुआ। भारतीय सूचना सेवा अधिकारी SM खान ने अपने शानदार करियर के दौरान कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वो दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक भी रहे। भारतीय सरकार के फिल्म महोत्सव निदेशालय DFF के निदेशक के तौर पर भी उन्होंने काम किया। SM खान ने प्रेस सूचना ब्यूरो में महानिदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। वो प्रेस रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया भी रहे। उन्होंने CBI के प्रवक्ता के तौर पर भी अपनी सेवाएं दी। वो पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के प्रेस सचिव भी रहे। SM खान अपनी व्यावसायिकता और सत्यनिष्ठा के लिए भी
जाने जाते थे। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार भी काफ़ी संख्या में खाने पीने के उत्पाद देखने को मिल रहे हैं। कहीं सोया से बने उत्पाद हैं तो कहीं मोटे अनाजों को मिल रहा है मेले में बढ़ावा। कैसे, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी रिपोर्ट में। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में एक से बढ़कर एक उत्पाद देखे जा सकते हैं। यहाँ सोया से बने अनेक उत्पाद आए हुए हैं। क्या खासियत है इनकी, आइए बात करते हैं अमित बजाज जी से। वेज ले, नॉन वेज मत ले, वो सारे तमाम ऐसे प्रोडक्ट बना रही है आज की डेट के अंदर जो नॉन वेज के सब्स्टिट्यूट हैं। जैसे जायका नॉन वेज जैसा है, शुद्ध शाकाहारी अंडा भुर्जी है, वेज चिकन है, क्रिस्पी वेज चिकन इस बार हमने लॉन्च किया है। टोफू फ्राइज लॉन्च किए हैं। जो लोग फ्रेंच फ्राइज खा के बोर हो चुके हैं वो वेजले के पास आ सकते हैं। वो आप टोफू फ्राइज या क्रिस्पी वेज चिकन वगैरह नए प्रोडक्ट हैं, इसका जायका ले सकते हैं ट्रेड फेयर के अंदर। ये बहुत ही अच्छा मंच है। इसने डिस्ट्रीब्यूटर मिलते हैं, इस बार हमें डिस्ट्रीब्यूटर बहुत सारे मिले हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा बिजनेस मिला है और पूरे हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं यहाँ पे। साल में ये एक बार लगता है, ये 2-3 बार लगना चाहिए। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं किस तरह से लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ चटकारा लेते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक से बढ़कर एक उत्पाद इस बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में अपनी पहचान दर्ज करा रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस तरह का मिल रहा है व्यापारियों को रुझान, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विजय शर्मा जी। बहुत ही बढ़िया रुझान मिल रहा है और बहुत ज़्यादा उछाल है, बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है। लोग इसको ढूंढ रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स वो लेके जाते थे वो सारे ढूंढ रहे हैं प्रोडक्ट्स। यहाँ नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, देश विदेशों से भी लोग आ रहे हैं, पूरी स्टेट से भी लोग आ रहे हैं। और दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने जो प्रमोट किया था, मिलेट्स को प्रमोट किया था, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध बन रहे हैं। मोटा अनाज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आ रहे हैं तो ये मिलेट्स के उत्पाद देखना ना भूलें। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बात लखनऊ की, जहां आयोजित 9 दिवसीय गोमती पुस्तक महोत्सव का रविवार को समापन हुआ। किताबों और अभिव्यक्ति के 9 दिनों तक चलने वाले उत्सव के महोत्सव में पुस्तकालय संस्कृति को बढ़ावा देने, समकालीन संघर्षों को संबोधित करने में बुद्ध की शिक्षाओं की प्रासंगिकता और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने में अनुवाद की परिवर्तनकारी शक्ति जैसे विषयों पर गहन रूप से चर्चा हुई है। उत्तराखंड स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट कल रात 9:07 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। श्रद्धालुओं के लिए कपाट बंद होने से पहले विशेष पूजा अर्चना की गई। तड़के 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी रावल अमरनाथ नंबूरी ने भगवान बद्री विशाल का अभिषेक और पूजन किया और दोपहर 12 बजे भगवान को भोग लगाया। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले रविवार शाम 6:45 पर सायंकालीन पूजा आरंभ हुई। इसके बाद 7:45 पर मुख्य पुजारी रावल अमरनाथ नंबूरी महिला का वेश धारण कर बद्रीनाथ मंदिर परिसर स्थित लक्ष्मी मंदिर में प्रवेश किया और वहां से लक्ष्मी जी को लाकर बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह में विराजमान कराया। लक्ष्मी जी को गर्भगृह में विराजमान करने से पूर्व उद्धव भगवान व कुबेर जी को गर्भगृह से बाहर मंदिर परिसर में लाया गया। इसके बाद रात्रि 8:10 पर शयन आरती संपन्न हुई। श्री बद्री विशाल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सनातनियों का एक बहुत ही पूज्य स्थान है और आज कपाट के लिए कपाट बंद होने का समय आ गया है और कहते हैं कि 6 महीने जो है देवों के द्वारा, 6 महीने मानवों के द्वारा यहाँ पर पूजा की जाती है। तो जिस तरह से सरकार ने इस समय बहुत गंभीरता के साथ इस यात्रा को निर्विघ्न चलाने के लिए व्यवस्था की है वो बिल्कुल सराहनीय है। शयन आरती के साथ ही कपाट बंद होने की अंतिम प्रक्रिया शुरू हुई। पुरातन परंपरा के अनुसार रात 9 बजे बद्री विशाल व लक्ष्मी जी को माड़ा गांव के भोटिया जनजाति की कुंवारी कन्याओं द्वारा तैयार किया गया धृत कंबल ओढ़ाया गया, जिसे कपाट खुलने पर प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को वितरित किया जाएगा। इसके बाद रात 9:07 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। आज भगवान बद्री विशाल के जो है कपाट रात्रि को 9:07 पर बंद हो रहे हैं
और मुझे बताते बड़ी खुशी हो गई कि अभी तक लगभग 14,24,171 जो तीर्थ यात्री ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए और बहुत अच्छे और सुगम तरीके से सभी श्रद्धालुओं को दर्शन हुए। और हमारे सारे मंडी प्रशासन, मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन और सभी लोगों का इसमें बड़ा सहयोग रहा है। हम लोग सब मथुरा से चल के यहाँ आज बद्रीनाथ जी पधारे हैं। हम लोगों को बहुत अच्छे दर्शन हुए। आज हम यहाँ पे बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए आए हुए हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे और बहुत अच्छे दर्शन हमको यहाँ पे बद्रीनाथ हुए। कपाट बंद होने के अवसर पर मंदिर को कई क्विंटल गेंदे के फूलों से आकर्षक ढंग से सजाया गया। यात्रा के अंतिम दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए बद्रीनाथ पहुंचे। इस साल अब तक 14,24,000 से अधिक श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए पहुंचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने सोयाबीन किसानों को बड़ी सहायता दी है। केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2024-25 के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीद के लिए अधिकतम स्वीकार्य नमी की मात्रा को 12% से बढ़ाकर 15% कर दिया। इससे किसानों के लिए सोयाबीन को एमएसपी पर बेचना आसान हो जाएगा। किसानों के व्यापक हित में 15% तक नमी वाले स्टॉक की खरीद के कारण होने वाले सभी खर्च संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किए जाएंगे। वहीं एमएसपी का पूरा भुगतान राज्य स्तरीय खरीद एजेंसियों और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पीएसएस के तहत खरीदे गए सोयाबीन स्टॉक के लिए रजिस्टर्ड किसानों को किया जाएगा। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ कपास और सोयाबीन किसानों के मुद्दों पर गहन चर्चा की। एकनाथ शिंदे ने कहा कि 15% नमी वाले कपास और सोयाबीन को खरीदने का फैसला लिया गया है। और आइए रुक करते कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 19 जनवरी 2024 को पूरा होने वाले कार्यकाल से पहले यूक्रेन को रूस पर हमले के लिए मिसाइलों के इस्तेमाल की अनुमति दी। ये युद्ध की शुरुआत के बाद पहला मौका है जब बाइडेन ने यूक्रेन को अमेरिका से सप्लाई की गई मिसाइलों के इस्तेमाल की अनुमति दी। सूत्रों ने इस बात का दावा किया कि बाइडेन का ये फैसला अमेरिकी नीति में बड़ा बदलाव है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद इस बात को दोहराया गया कि वो जल्द से जल्द युद्ध समाप्त करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। इसमें यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से दी जा रही मदद को सीमित करने का भी विकल्प है। रूस ने बीते 3 महीनों में यूक्रेन पर कल अपने सबसे बड़े हवाई हमले को अंजाम दिया। इस दौरान रूसी सेना ने 120 मिसाइलों और 90 ड्रोन दागे, जिसमें कम से कम 7 लोग मारे गए। बिजली प्रणाली को गंभीर क्षति हुई। रूस के इस हमले में यूक्रेन के पावर ग्रिड को बड़ा नुकसान पहुंचा। इन हमलों के कारण यूक्रेन के कई क्षेत्रों में आपातकालीन बिजली कटौती हुई। यूक्रेन को अपने अन्य ऊर्जा संयंत्रों पर भी रूसी हमले के गंभीर क्षति का डर है, क्योंकि सर्दियों के शुरू होते ही लंबे समय तक ये यूक्रेन में ब्लैकआउट का कारण बनेगी। रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था। अब युद्ध के महत्वपूर्ण क्षण में रूस के ऐसे हमले से यूक्रेन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं बिहार के राजगीर में खेले जा रहे महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। कल भारत का सामना जापान से होगा, वहीं चीन का मुकाबला मलेशिया से। ये दोनों मुकाबले कल यानी मंगलवार को खेले जाएंगे। वहीं फाइनल मुकाबला बुधवार को खेला जाएगा। और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के दौरे के बाद ब्राजील पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के ब्राजील दौरे को लेकर वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। मोदी
और प्रधानमंत्री अपने दूसरे चरण की जब हम बात कर रहे हैं, नाइजीरिया के सफल दौरे के बाद पहुंच गए हैं ब्राज़ील और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंडियन कम्युनिटी बहुत उत्साहित है। हमारे साथ हमारे संवाददाता असीम मिश्रा जुड़ गए हैं। असीम, सुप्रभात। और प्रधानमंत्री के आगमन पर वहाँ जो पूरी इंडियन कम्युनिटी है, मैं आपके पीछे भी देख सकती हूँ कि वो भारतीय जो हमारा ध्वज है उसे लेकर प्रधानमंत्री के आगमन से बेहद खुश नज़र आ रही है। और इसी तरह का उत्साह हम हमेशा देखते हैं जो इंडियन कम्युनिटीज़ जब भी प्रधानमंत्री किसी देश का दौरा करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो भारतीय प्रवासी रह रहे हैं ब्राज़ील में वो बहुत उत्साहित हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। और जब भी प्रधानमंत्री इस तरह किसी भी देश की यात्रा करते हैं और वहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा होता है, क्योंकि पीपल टू पीपल कांटेक्ट एक बहुत अहम, हम मानते हैं, सेतु होता है दो देशों को जोड़ने के लिए। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर ये जो भारतीय समुदाय है वो कितना उत्साहित नज़र आ रहा है और वार्मथ के साथ वो वेलकम करना चाहता है प्रधानमंत्री को ब्राज़ील में। No, we are very happy for him, and we are out of words actually. So we really wanted to meet the leaders of one of the largest democracies in the world. So we are really excited to have him. Yeah, we are very happy that we are here. We are blessed to have this opportunity. We are very excited to have him here, and it's very exciting because with all the Indian fraternity here to welcome him, and we are going to give him a good surprise here as well. And we really hope that he comes here more often and visits us more often here. I think he's one of the best Prime Minister India has ever seen. And we're really excited to see him again over here. And I'm sure he will feel the vibes and positivity of the Indian community here. And he'll feel great. I think his G20 beginning will be really good from here. We are really excited to meet Modi, and because of his women empowerment policies, we are very proud of him. और बहुत ऑनर है हमारे लिए कि आज मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं. And I think he has been the best Prime Minister ever we had in our lifetime. And we only wish कि और कंटिन्यू रखें और 10, 15, 20 साल रहे मोदी जी और हमारे देश को आगे ले जाते रहे. It's been here almost 3.5 years in Brazil. So I'm really proud of my Prime Minister. The kind of feeling which we get under Modi ji's leadership is very good. Yeah. We feel very safe being here in abroad. We feel safe that whatever happens to us, he will take care of us. We are very much happy कि वो यहाँ पे आ रहे हैं और we are very happy to be under his leadership and we are representing India. नहीं बस हम तो जैसे राजा का होता है स्वागत उसी तरह करने के लिए हम रेडी है यहाँ पे और we want to just shout मोदी 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 मोदी। और हमारे संवाददाता असीम मिश्रा जुड़ गए हैं। असीम, ये जो जोश है वो इतना हाई है कि यहाँ तक, भारत तक उसकी गूंज पहुंच रही है। बिल्कुल आचार्य, बिल्कुल आपने सही कहा। गुड मॉर्निंग। और देखिए ये जो आप मेरे पीछे देख सकती हैं, यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में और बाहर भी कुछ लोग ऐसे खड़े हैं जिनको मौका नहीं मिल पाया। यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे मौजूद हैं और पिछले कई घंटों से वो यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि मैं यहीं पे मौजूद हूँ तो इन लोगों की मौजूदगी इस बात को लेकर हमेशा से रही है कि प्रधानमंत्री जब भी आएंगे हम उनकी एक झलक पाने के लिए वो बेताब हैं, उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। और आप देख सकते हैं पीछे कितना को चैंटिंग कर रहे हैं, वो किस तरह से मोदी मोदी के जयकारे लगा रहे हैं, हाथों में तिरंगा झंडा आप देख सकती है। तो ये एक माहौल है किस तरह से अभी यहाँ पे प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। और इसके बाद से जो भी यहाँ पे जो भारतीय समुदाय के लोग हैं सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे आए हुए हैं आंचल। और यहाँ पे जो जनगण मन है उसका वो गान करेंगे, वंदे मातरम का गान करेंगे। यहाँ पे जो गुजरात से जो लोग हैं वो वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए वो डांडिया नृत्य के साथ वो यहाँ पे मौजूद है। और साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे जो वैदिक मंत्रोच्चार है। और आंचल आपको सबसे महत्वपूर्ण, जब प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचेंगे तो ये वो लोग हैं जो कि भारतवंशी नहीं, भारत के लोग नहीं, वो ब्राजील के
और वो यहाँ पे संस्कृत सीख रहे हैं, वो यहाँ पे वो वेद के बारे में जानकारी ले रहे हैं और वो यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं जी मंत्रोच्चार प्रधानमंत्री जी बिल्कुल असीम और यही भारतीय संस्कृति की पाचन क्षमता है, सबको अपने आप में समेटकर वसुदेव कुटुंबकम की भावना को परिलक्षित करने की। लेकिन मैं आपके पीछे देख रही हूँ हर उम्र वर्ग का जो व्यक्ति है वो यहाँ पर है, क्या महिला क्या वरिष्ठ या क्या बच्चे। और सबसे अहम बात है कि एक चीज़ जो तमाम वहाँ लोग बोल रहे हैं, सेफ और सिक्योरिटी के लिहाज से प्रधानमंत्री जब किसी देश आते हैं तो उनका जो उत्साह के साथ साथ उनकी हम कहते हैं खुशी वो डबल डिजिट यानी दुगनी हो जाती है। बिल्कुल, देखिए ये कोई पहला मौका नहीं आया। हम जान रहे हैं कि बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जिस भी देश में वहां के भारत वंशियों से उनकी मुलाकात हुई और ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि आप भारत में रहते हो या 7 समुद्र पार आप बहुत कहीं भी रहते हो, बहुत दूर रहते हो, भारत से आपका कनेक्शन है और बतौर प्रधानमंत्री मैं आप जब भी आऊंगा आपके देश आपसे जरूर मिलूंगा। ये कनेक्शन एक प्रधान सेवक के नाते जब वो मिलते हैं तो ये बहुत बड़ा बॉन्डिंग। चलिए असीम, मुझे लगता है कि बहुत जल्द वहाँ जो खड़े लोग हैं उनका इंतजार खत्म हो जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री ब्राज़ील पहुँच गए हैं। नाइजीरिया के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री ब्राज़ील पहुँच गए हैं और ये G20 में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा का जो दूसरा चरण है उसके अंतर्गत ब्राज़ील पहुंचे हैं। और ब्राज़ील बेहद अहम है भारत के लिए, भारत बहुत अहम है ब्राज़ील के लिए। वजह साफ तौर पर हम देख सकते हैं, उसका भी हम करेंगे आकलन, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया और आप देख रहे हैं कि इंडियन कम्युनिटी वहाँ पर पलके बिछाए इंतजार कर रहे कि प्रधानमंत्री कब वहाँ होटल पहुँचेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ब्राज़ील एक ताकतवर सहयोगी के तौर पर है, क्योंकि हमने देखा है कि G20 की हम बात करें इंडियन सोलर अलायंस की या तमाम जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं उस पर ब्राज़ील कंधे से कंधा मिलाकर भारत के साथ खड़ा हुआ है। और ये यात्रा G20 के लिहाज से बेहद अहम हो जाती है क्योंकि हमने देखा कि पिछली बार जब अध्यक्षता G20 की भारत के पास थी तो अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया। उस लिहाज से भी इस G20 में कई अहम मुद्दे हैं। जब हम ग्लोबल फूड चेन सप्लाई की बात करते हैं, हम सतत विकास की बात करते हैं यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, गरीबी उन्मूलन का हम जिक्र करते हैं क्योंकि ये तमाम विकासशील देश हैं, इनकी अपने मुद्दे हैं, इनकी अपनी समस्याएं और इनके अपने समाधान भी, यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कैसे होगा, कैसे ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं फाइनेंस को ट्रैक पर लाने के लिए वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को तमाम देश कैसे एक मत पर आकर सहमत होंगे, ये बेहद अहम हो जाता है। अब बात करते हैं क्योंकि व्यापारिक लिहाज से यात्रा बेहद अहम हो जाती है तो ब्राज़ील के जो IT, फार्मास्यूटिकल्स, ऊर्जा, कृषि व्यवसाय की जब हम बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं माइनिंग की, हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की, ये भारतीय निवेशक वहाँ पर हैं। और अगर बात की तो भारत की ऑटोमोबाइल, भारत का जो बायोफ्यूल है वहाँ इन क्षेत्रों में निवेश किया गया क्योंकि प्रचुर मात्रा में हम अगर समझें ब्राज़ील को तो तेल उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और आंकड़ों के मुताबिक जल्दी ऐसा हो सकता है कि ब्राज़ील दुनिया के 5 जो शीर्ष देश हैं उसमें उत्पादक के रूप में शामिल हो। तो जो विभिन्न द्विपक्षीय मंचों का मैंने आपसे जिक्र किया जिसमें ब्रिक्स, G20, IBS से, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और जो बहुपक्षीय निकाय हैं यानी कि यूनाइटेड नेशंस, WTO, यूनेस्को, उसमें भारत के साथ मंच साझा करता है ब्राज़ील। पृथ्वी के फेफड़े के रूप में, यानी जब हम जिस जलवायु यानी कि क्लाइमेट चेंज को लेकर पूरा विश्व समाधान खोजने की कोशिश कर रहा है, वहीं अमेज़न वर्षा वन ब्राज़ील के 40% हिस्से में फैले हुए हैं। तो बहुत सारा दारोमदार क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करने में साबित हो सकता है ब्राज़ील। तो प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा का दूसरा चरण पहुंच गए हैं ब्राज़ील और कुछ ही देर में जो इंडियन कम्युनिटी उनका पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रही थी, उनके लिए ये पल बेहद खुशी का होगा। और फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।